नमस्कार दोस्तों, एएलपी सीबीटी 2 के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में आप सभी मित्रों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को विज़िट किए हैं और यदि आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 8 तक के प्रैक्टिस को सॉल्व करना चाहते हैं, तो दोस्तों उनके लिए हमने आप सभी के लिए ऑलरेडी प्लेलिस्ट इसका बना रखा है। आप लोग जाइए प्लेलिस्ट को देख लीजिए क्योंकि सभी प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इससे हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को और पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि एक परिनालिका में स्थिर धारा प्रवाहित होती है। अगर एक कच्चे लोहे के गट्टर को कुंडली के रूप में डुबो दिया जाए तब परिनालिका के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? ठीक है दोस्तों, जब भी एक परिनालिका में स्थिर धारा प्रवाहित होती है और एक कच्चे लोहे के गट्टर को कुंडली के रूप में डुबो दिया जाए तब परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कि इस 25 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना बना है। ठीक है दोस्तों, बहुत लोग शेयर करते हैं, आप लोग भी शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि औसत लंबाई 1 mm के एक चुंबकीय परिपथ में मैग्नेटाइजिंग बल 400 एम्पीयर टर्न प्रति मिनट कार्य करता है। इसके लिए जिम्मेदार धारा का मान क्या है यदि यह 40 टर्न के साथ तार से प्रवाहित होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसको आपको निकालना है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10 मिली एम्पीयर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि एक सिंक्रोनस जनरेटर से पांचवा हार्मोनिक्स वोल्टेज हटाने के लिए कॉइल में कितनी डिग्री का शॉर्ट पिच होना चाहिए? दोस्तों एक सिंक्रोनस मोटर में जब पांचवा हार्मोनिक्स हटाएंगे तो उसके लिए जो कितनी डिग्री का शॉर्ट पिच चाहिए, तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा 36 डिग्री का शॉर्ट पिच यहाँ पे चाहिए। कितना? 36 डिग्री का। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिया गया चित्र में निम्नलिखित में से किसका पद चिन्ह है? दोस्तों ये जो सिंबल दे रखा है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये है विद्युत झटके का खतरे का रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हमारा होगा। पूरक सममिति यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री श्रेणी बी प्रवर्तक के लिए आवश्यक जो है ट्रांजिस्टर वो कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? एक एनपीएन और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक समिति के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कह रहा है कि निम्न में से किस विद्युत धारा पर अत्यधिक दर्दनाक विद्युत झटका लगता है? ठीक है, तो दोस्तों ऐसा कौन सा विद्युत धारा है जिसपे अत्यधिक दर्दनाक विद्युत का शॉर्ट झटका लगता है? तो आप तो ध्यान रखिएगा 50 मिली एम्पीयर दोस्तों यहाँ पे क्या होता है? अत्यधिक जो है दर्दनाक झटका लगता है विद्युत का। एचआरसी फ्यूज का फ्यूजिंग घटक कितना होता है? दोस्तों जो एचआरसी फ्यूज होता है इसका फ्यूजिंग फैक्टर की हम बात करें कितना होता है? 1.1 होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा कितना होता है? 1.1 होता है एचआरसी फ्यूज का। दोस्तों एचआरसी फ्यूज का फुल फॉर्म क्या होता है? एच मतलब होता है हाई, आर मतलब होता है रैप्चरिंग और सी मतलब क्या होता है? कैपेसिटी फ्यूज। ठीक है, यानी कि उच्च विवर्तन वाला क्षमता वाला फ्यूज एचआरसी फ्यूज कहलाता है। इसका जो फ्यूजिंग घटक कितना होता है? 1.1 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि उपकरण अर्थिंग किस लिए प्रयुक्त होता है? तो जो दोस्तों जो अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं हम लोग वो किस लिए करते हैं आपको बताना है। आप सभी उदाहरण रखेंगे। उपकरणों की सुरक्षा हेतु जो है हम लोग क्या करते हैं? अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसे जानने के लिए करते हैं? दोस्तों जो लूप परीक्षण होता है, लूप परीक्षण किसको जानने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? तो आप सभी उदाहरण रखेंगे। केबल का भूदोष जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लूप परीक्षण का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर का हीटिंग एलिमेंट निम्न में से किसका बना होता है? तो दोस्तों इलेक्ट्रिक हीटर होता है, इसका जो हीटिंग एलिमेंट होगा वो किसका बना होगा? आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये नाइक्रोम का बना होता है। किसका? नाइक्रोम का बना होता है हीटिंग एलिमेंट किसका? विद्युत हीटर में। अगला प्रश्न है कि कारों में निम्नलिखित में से कितने एम्पीयर घंटा क्षमता की बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों आपको पता है कि जो बैटरी की क्षमता होती है किसमें व्यक्त करते हैं हम लोग? एम्पीयर घंटा में व्यक्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि कार में जो इस्तेमाल होती है बैटरी, उसमें कितने एम्पीयर घंटा की बैटरी इस्तेमाल की जाती है? आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये 100 से लेकर के 150 जो है ना एम्पीयर घंटा तक की बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पे? कारों में। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। यांत्रिक लोह एवं घर्षण हानियां तीनों मिलकर क्या क्या बनाती है? तो दोस्तों आंतरिक यानी कि मैग्नेटिक, यहाँ पे लोह है और घर्षण मैग्नेटिक दोस्तों यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी होगा। लोह घर्षण हानियां मिलकर क्या बनाती है? आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रे हानियां बनाती है। क्या? स्ट्रे हानियां बनाती है।
अगला प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स के एक समान यूनिफॉर्म वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर क्या करते हैं हम लोग। तो चुंबकीय फ्लक्स के एक समान यानी यूनिफॉर्म वितरण के लिए चारों ओर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, पोल सूच स्थापित करते हैं। जिससे क्या होता है कि चुंबकीय फ्लक्स के सामने में एक समान वितरण होती है, यहाँ से होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। डीसी जनरेटर में के घूर्णन की दिशा परिवर्तित करने से करंट प्रवाह की दिशा क्या होगी। दोस्तों जब भी हम डीसी जनरेटर के घूर्णन की दिशा को हम परिवर्तित करेंगे, तब उसमें जो करंट प्रवाह होगा उस पर क्या प्रभाव प्रभाव पड़ेगा, ये क्या होगा, परिवर्तित यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। गैस डिस्चार्ज लैंप में निम्नलिखित में से किस धातु की वाष्प भरी जा सकती है। तो दोस्तों जो गैस डिस्चार्ज लैंप होते हैं, इसमें किस धातु को हम लोग वाष्प, किस धातु की वाष्प भर सकते हैं। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, मरकरी यानी पारा की जो है दोस्तों यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भर सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। अगला प्रश्न क्या है कि ये चित्र क्या दर्शाता है। दोस्तों यह चित्र दर्शाता है कि एसी का परिमाण क्या है यहाँ पे। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, एसी का परिमाण क्या है, फेज में है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भू संपर्कन दोष कब उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कि भू संपर्क जो होता है दोष, ये कब उत्पन्न होता है आपको बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसके रिगार्डिंग। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद हम आंसर बताएंगे, उसको मैच कीजिएगा कि आपका आंसर सही हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब भू संपर्कन की वजह से भू संपर्कन जाल पर विभव बढ़ जाता है, तभी जाके क्या होता है, भू संपर्कन दोष यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि एक बक कन्वर्टर का उपयोग किसके लिए करते हैं। तो दोस्तों एक बक जो कन्वर्टर होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है वोल्टेज को घटाने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, बक कन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि इस्पात के खंभों को किससे बचाने के लिए इन पर पेंट किया जाता है। तो दोस्तों आपको पता है कि जब कोई भी इस्पात की खंभे होती है, उसको बचाने के लिए हम पेंट इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें जंग ना लगे। ठीक है, जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर पेंट लगा देते हैं, पेंट चढ़ा देते हैं। औद्योगिक उपयोग हेतु वैद्युत स्तर पर विद्युत केबल की उत्पत्ति या निर्माण समांतर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये 230 और 400 वोल्ट पर की जाती है। संचरण लाइन में होने वाली सर्वाधिक दोष कौन सा होता है, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन में जो होने वाली दोष होती है, फॉल्ट होती है, वो कौन सी होती है। तो दोस्तों वो कौन सी होती है, आपके पास दी होती है एलजी दोष। ठीक है, यानी कि लाइन टू ग्राउंड दोष इसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। इकोनोमाइजर में भरण जल यानी कि फीड वाटर निम्न निम्न स्वरूप में होते हैं। तो दोस्तों जो इकोनोमाइजर होते हैं ना, इसमें जो भरण जल यानी फीड वाटर होते हैं, वो किस रूप में होते हैं, ये उच्च दाब पर वाष्प के रूप में होते हैं। क्या होते हैं, उच्च दाब पर वाष्प के रूप में होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। शक्ति तंत्र का आधार प्रतिबाधा किसके द्वारा दर्शाया गया है। तो दोस्तों जो शक्ति तंत्र है, इसका आधार प्रतिबाधा जो किसके द्वारा दर्शाया गया है आपको बताना है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये हम लोग करते हैं बेस के भी स्क्वायर गुना 1000 बटे बेस के भी के द्वारा इसको हम लोग दर्शाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। एक डीसी मोटर में यदि चर हानि 600 वाट दे रखी है, तो मोटर की अधिकतम क्षमता के लिए अचर हानि यानी कांस्टेंट लॉस कितनी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चर हानि का मान यदि 600 वाट दे रखा है, तो नियत हानि भी कितना होगा, 600 वाट ही होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हम लोग कह रहे हैं कि सोल्डरिंग बीट के लिए उत्तम पदार्थ कौन सा होता है। तो सोल्डरिंग जो बीट होती है, सोल्डरिंग जो करते हैं, उसके लिए उत्तम पदार्थ कौन सी होती है। तो दोस्तों आप तो ध्यान रखेंगे, कॉपर क्या होता है यहाँ पे सोल्डरिंग बीट के लिए उत्तम पदार्थ हो जाता है। यदि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ अनुपस्थित होगा तो क्या होगा। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। जब भी कहेगा कि आपको डीसी मोटर में बैक अनुपस्थित होगा, तो मोटर जो है ना वो नहीं चलेगी। मोटर जो वो नहीं चलेगी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ये सवाल कि डीसी मोटर में यदि हम बैक ईएमएफ को हम अनुपस्थित बंद नहीं देंगे, नहीं होगा बैक ईएमएफ, तो क्या होगा, मोटर चलेगा ही नहीं। डीसी मोटर की गति उसके मूल गति से ज़्यादा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित किया जाता है। यानी डीसी मोटर की गति यदि कुछ भी हो, उससे ज़्यादा यदि हमको गति प्राप्त करना है, तो हम क्या करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लक्स को क्या कर देंगे, हम लोग परिवर्तित कर देंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैक्सवेल हेतु किसके मापन में प्रयुक्त होता है। दोस्तों मैक्सवेल जो सेतु है ना, ब्रिज है, ये किसके मापन में प्रयुक्त होता है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ये प्रेरण के जो लिए क्या करते हैं, हम लोग मैक्सवेल सेतु का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अगर मोटर शाफ्ट पुली ढीली हो तो क्या होगा। अगर मोटर के शाफ्ट पुली जो है वो ढीली हो जाएगी,
तब इसका क्या असर पड़ेगा? तो दोस्तों क्या होगा, मशीन जो है ना वो शोर करेगी, हल्ला करेगी, नॉइज़ पैदा करेगी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सी सूचना एक मोटर की नाम पट्टिका पर उपलब्ध होती है? यानी कि आप मोटर देखते होंगे, उसके जो नेम प्लेट होता है ना, उस नेम प्लेट पे क्या-क्या लिखा होता है? तो दोस्तों उस पे लिखा होता है कि एचपी रेटिंग लिखा होता है, फ्रेम का मॉडल लिखा होता है, साथ ही आरएमएस वैल्यू और आरपीएम वैल्यू दोनों लिखा रहता है। यानी कि आप देखेंगे तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। सभी कुछ लिखा होता है वहाँ पे। बृहद क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र वाले कंडक्टर की धारा घनत्व कम क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र वाले चालक से डैश होती है जब एक ही धारा उसके मध्य बहती है। तो दोस्तों क्या होती है, आपको इसका बताना है आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आप ध्यान से देखोगे इस बात को तो आपके पास पता चलेगा कि जो चालक जो होती है ना उससे क्या होती है यहाँ पे, कम होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कौन सा सिद्धांत ट्रांसफार्मर के कार्य के लिए उत्तरदायी होता है? देखिए, ट्रांसफार्मर दोस्तों क्या होता है ना कि पारस्परिक म्यूचुअल इंडक्शन तो होता ही होता है और इसके साथ ही फैराडे का विद्युत चुम्बकीय इंडक्शन नियम भी होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे उपयुक्त आंसर जो होगा ना ऑप्शन सी होगा कि फैराडे का विद्युत चुम्बकीय इंडक्शन नियम पर जो है ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक वाइंडिंग को क्या कहते हैं? दोस्तों ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक वाइंडिंग है ना इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपको इसका आंसर बताना है। दोस्तों विद्युत स्रोत से सीमित करते हैं। जो ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है ना उसको क्या करते हैं, हम लोग विद्युत सोर्स लगाते हैं और दोस्तों सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है उसको हम कहते हैं लोड से जोड़ते हैं। ठीक है, इस बात को आप जानते होंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पावर ट्रांसफार्मर की केवीए क्षमता प्रयुक्त होता है? तो इनमें से कौन पावर ट्रांसफार्मर की केवीए क्षमता को प्रयुक्त करता है? तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये होता है 2000 केवीए से 20000 केवीए स्टार डेल्टा संयोजित में होता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में घरेलू उपकरण आमतौर पर संचालित होते हैं। दोस्तों भारत में जो घरेलू उपकरण होते हैं वो 230 वोल्ट पर क्या होते हैं, संचालित होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा मोटर इंडक्शन मोटर के सदस्य होता है? तो दोस्तों जो इंडक्शन मोटर प्रेरण मोटर होता है इसके सदृश कौन सा मोटर होता है? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, असिंक्रोनस मोटर जो होते हैं वो इंडक्शन मोटर क्या होते हैं, सदृश होता है। निम्न में से कौन तुल्यकालिक गति तथा वास्तविक गति का अंतर होता है? दोस्तों तुल्यकालिक गति, सिंक्रोनस स्पीड और रियल स्पीड जो हमारे पास वास्तविक गति है, इसके बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे अगर, तो आपको पता चलेगा दोस्तों। इसे हम लोग स्लिप कहते हैं और स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एन एस माइनस एन आर बटे क्या होता है, एन एस होता है। यदि आप जानते होंगे तो इस बात को रिलेट कर पा रहे होंगे, यदि नहीं जानते होंगे तो आप सीख लीजिएगा। और दोस्तों स्लिप का मान जो है ना सामान्यतः क्या होता है 2 से 5% तक होता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बात क्रॉलिंग के लिए सही है? ठीक है दोस्तों, क्रॉलिंग के लिए कौन सी बात यहाँ पे सही दे रखी है? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, क्रॉलिंग के लिए जो बात सही हो जाएगी ऑप्शन बी हो जाएगी। यानी कि मोटर की निर्धारित गति का 10% से 15% तक होना, यह क्रॉलिंग का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। एक परिशुद्ध एमीटर के प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए? दोस्तों एक परिशुद्ध एमीटर जो है ना इसके प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ये बहुत निम्न होना चाहिए। जो परिशुद्ध एमीटर होता है इसका प्रतिरोध जो होता है दोस्तों कितना होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। थ्री फेज 4 वायर परिपथ में शक्ति मापन हेतु उपयोग होता है। तो थ्री फेज 4 वायर में जो शक्ति मापन हेतु किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 वाट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। किसी उच्च वोल्टेज लाइन पर धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसी भी उच्च वोल्टेज लाइन पर जो हम धारा का मापन करेंगे वो किसके द्वारा करेंगे? तो आप सभी लोग ध्यान रखिए दोस्तों, उस हम करंट ट्रांसफार्मर द्वारा क्या करेंगे, किसी भी उच्च वोल्टेज लाइन पर धारा का मापन करेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी यंत्र की सेंसिटिविटी को किस में मापते हैं? कोई भी यंत्र होगा उसकी जो सेंसिटिविटी होगा उसको हम किस में मापेंगे? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, उसको हम लोग मापेंगे दोस्तों ओम प्रति वोल्ट में हम किसी भी यंत्र की सेंसिटिविटी को मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी आदर्श अम्मीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए? दोस्तों कोई भी आदर्श अम्मीटर है इसका आंतरिक प्रतिरोध जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। यदि धारा ट्रांसफार्मर सीटी की रेटिंग 100 एम्पियर स्लैश ऑब्लिक 5 ए हो तो गुणन घटक कितना होगा? तो दोस्तों गुणन घटक कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 100 बटे 50 यानी प्राथमिक धारा बटे द्वितीय धारा करेंगे
गुणा घटक फॉर्मूला क्या होता है, प्राथमिक धारा बटे द्वितीय धारा, यानी कि 100/5 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। एमआई आकर्षण प्रकार के उपकरण का बल आघूर्ण क्या होता है। तो दोस्तों जो एमआई आकर्षण प्रकार के बल आघूर्ण होते हैं, इसका आपके पास बताना है कि इसका बल आघूर्ण क्या होता है। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इसका बलागुण क्या होता है, धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है एमआई आकर्षण बल के उपकरण का बलाघूर्ण। एलवीडीटी एक है दोस्तों, एलवीडीटी क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। तो दोस्तों ये क्या होता है, एक प्रकार का विस्थापन ट्रांसड्यूसर होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 4 पोल मशीन की सिंक्रोनस स्पीड कितनी होती है। दोस्तों 4 पोल है और इसकी स्पीड देखिए, सिंक्रोनस स्पीड हमको क्या बताया, पी की वैल्यू दोस्तों हमारे पास 4 दे रखी है, हमको क्या निकालना है, एनएस निकालना है। और जो क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी दोस्तों कितनी होती है वहाँ पे, तो 50 हर्ट्ज होती है। आप वहाँ से निकाल लीजिएगा कितना, एनएस बराबर क्या होता है 120, एफ बाय क्या होता है पी, तो 120 कर देंगे। एफ की वैल्यू कितनी है 50 दे रखी है, और पी कितना हमारे पास दे रखी है 4 दे रखी है। ऐसे आप कट कीजिएगा तो आपके पास 1500 आरपीएम आ जाएगा। ठीक है, तो 1500 आरपीएम क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि डोल स्टार्टर द्वारा शुरू किए जाने वाले किसी 3 फेज प्रेरण मोटर में शॉर्ट सर्किट के विरुद्ध सुरक्षा किससे दी जाती है। तो दोस्तों आप तो ध्यान रखेंगे, ये बैकअप फ्यूज के द्वारा इसमें सुरक्षा दी जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। तुल्यकालिक मोटर में प्रारंभिक टॉर्क और रनिंग टॉर्क के बीच का अनुपात क्या होता है। तो तुल्यकालिक मोटर में प्रारंभिक टॉर्क और रनिंग टॉर्क के बीच के जो अनुपात होता है दोस्तों, वो होता है कितना, 0 होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। एक प्रतिरोधी भार परिपथ अधिकतम शक्ति खींचेंगी जब स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध सर्किट के बाहरी प्रतिरोध के बराबर होगा। यह कथन किसका है। तो दोस्तों कथन किसका है, अधिकतम शक्ति स्थानांतरण सिद्धांत है। अष्टाधारी नंबर 235 का दशमलव संख्या कितना होगा। तो दोस्तों आपको पता है कि इसे 135 है ना, इसमें हम क्या करते हैं, 1 गुना 8 पे पावर कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। 3 संख्या इधर है तो 3 कर देंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर 0 लेंगे, फिर 8 पे कितना कर देंगे, इधर कितना है 2 बचा, 2 कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस 3 लेंगे, 8 पे कितना बचा, 1 बचा, 1 कर देंगे, प्लस 5 करेंगे, 8 पे कितना 0 हो जाएगा। अब इसे आप जैसे कि 8 थिया कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 का स्क्वायर 512 हो जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा, इसको काट दीजिए, प्लस में ये कितना हो जाएगा आपका, 8 थिया 24 हो जाएगा। ये कितना, ये तो ये यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इसे आप जोड़िएगा तो 541 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। डेसिबल में दर्शाए गए ऋणात्मक लाभ सीमा सीमा तक डैश तंत्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं, अस्थिर तंत्र होते हैं। रेडिक्स 2 किसे प्रदर्शित करता है। रेडिक्स 2 जब भी कहेगा ना दोस्तों, ये आपके बाइनरी को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक विद्युत क्षेत्र में 6.75 माइक्रो फैराड कूलम के आवेश पर 2.50 न्यूटन बल सक्रिय किया जाता है, तो इस बिंदु पर विभव प्रवणता कितनी होगी। तो दोस्तों विभव प्रवणता यहाँ पे कितनी हो जाएगी आपको बताना है। आप सभी उदाहरण करके ऑप्शन बी 3.71 गुना 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर यहाँ पे हो जाएगा। कितने फेज के लिए प्रेरण मोटर अभिकल्पित की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों जो सिंगल फेज के लिए, डबल फेज के लिए और ट्रिपल फेज के लिए, इन सभी के लिए क्या करते हैं, तो मोटर अभिकल्पित की जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। एक 4 बिट का काउंटर 0 1 2 3 एन तक की गणना कर सकता है, तो एन का मान कितना होगा, एन का मान आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, एन का मान जो आपके पास हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। कितना, 15 यहाँ पे एन का मान हो जाएगा। मूलतः शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं, जो शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं मूलतः ये क्या होते हैं, तो ये दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। क्या होगा यदि एक डीसी श्रेणी मोटर को एसी सप्लाई दी जाएगी। तो दोस्तों वो कंडीशन आपके पास दे रखा है कि क्या होगा जब डीसी श्रेणी मोटर को एसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा। तो आप सभी उदाहरण देखेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा आपके पास, दक्षता कम हो जाएगी, अत्यधिक चिंगारी होगी, निम्न शक्ति गुणक बचलेगी, यानी कि सभी कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक एकल मोटर को 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मान कितना है दोस्तों हमारे पास देखा 60 हर्ट्ज दे रखी है। सप्लाई देने पर एनएस का वैल्यू कितना हमारे पास है, तो 1200 एम्पियर आरपीएम पर घूमती है। तो पोल संख्या कितनी होगी दोस्तों आपको बताना है। एनएस दोस्तों बराबर क्या होता है 120, एफ बाय क्या होता है पी होता है। तो हमारे पास क्या दे रखी है 1200 दे रखा है, तो 1200 लिखेंगे यहाँ पे, 120 लिखेंगे, और एफ की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 60 दे रखी है। पोल संख्या हमको निकालना है। ठीक है, तो ये दोस्तों कितना मैम कटेगा आपके पास, तो 20 है। ठीक है, ये कितना बार बचेगा 6 बार में, यानी पोल संख्या कितनी हो जाएगी 6 बार में कट जाएगा।
ट्रांजिस्टर डैश में एम्पलीफायर के रूप में काम करता है। दोस्तों ट्रांजिस्टर जो है ना वो आपके पास एक्टिव क्षेत्र जो होते हैं उसी पे क्या करते हैं, एम्पलीफायर के रूप में यहाँ पे कार्य करता है। ये प्रश्न आपके प्रीवियस में पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। वोल्टेज रेगुलेटर परिपथ में प्रयोग किया जाने वाला मुख्य डायोड क्या होता है? दोस्तों वोल्टेज रेगुलेटर में प्रयोग होने वाला जो मुख्य डायोड होता है ना, ये क्या होता है, आपको इसका जवाब ढूंढ कर निकालना है। तो दोस्तों क्या होता है ये, जीना डायोड होता है। क्या होता है? जीना डायोड होता है। संधारित्र के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? दोस्तों वेक्टर जो डायोड होता है ना, वेक्टर डायोड, इसी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग कैपेसिटर के रूप में, संधारित्र के रूप में। डैश की वजह से जंक्शन के एन तरफ के इलेक्ट्रॉन पी तरफ के होल से मिल जाते हैं। तो किसकी वजह से दोस्तों होता है ये? तो डिफ्यूजन की वजह से क्या होता है दोस्तों, एन तरफ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पी तरफ के होल से आकर के मिल जाते हैं। विद्युत आवेश के बीच बल के लिए कूलाम का नियम अत्यंत निकटता किसके निम्न जैसा दिखाता है। तो कूलाम का नियम दोस्तों किससे संबंधित है? तो कूलाम का नियम आपको देखिएगा ना, तो ये जैसे कूलाम का नियम क्या होता है, एफ Q1 Q2 बटे कितना होता है, आर स्क्वायर होता है ना, सेम ऐसा ही दोस्तों क्या होता है आपका न्यूटन का होता है, एफ M1 M2 बटे कितना होता है, आर स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। किस सिद्धांत पर अल्टरनेटर कार्य करता है? दोस्तों अल्टरनेटर जो होता है ना वो किस सिद्धांत पर काम करता है, आपको बताना है इसका जवाब। तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, खुद से आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? फैराडे के विद्युत चुंबकीय इंडक्शन नियम पर काम करता है कौन सा? अल्टरनेटर। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित का सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। यानी ओम का नियम दोस्तों क्या आपको पता है कि P बराबर क्या होता है, IR होता है, यानी कि 1 का 2 होगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, न्यूटन का नियम दोस्तों क्या होता है, F बराबर ma होता है, यानी कि ये होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और आइंस्टीन का नियम E बराबर mc स्क्वायर, तो आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं, घर के बाहर लगाए जाने वाली लाइट की अंतर्वेशन सुरक्षा इग्निस प्रोटेक्शन रेटिंग कितनी होती है? तो दोस्तों कितनी होती है, IP65 होती है। कितनी? IP65 होती है। एक बिजली के लैंप को 100 वाट 220 वोल्ट के रूप में चिन्हित किया जाता है, फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? तो फिलामेंट का दोस्तों प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आपको पता है कि आर बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर बटे क्या होता है, पी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कितना करेंगे, बी स्क्वायर कितना है, 220 गुना 220 बटे पी, आपके पास कितनी है, पावर 100 दे रखी है। इसे आप काट कीजिएगा तो 484 ओम यहाँ पे हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। सीसी परिवर्तक डैश की डैश भी कहलाता है। दोस्तों जो सीसी परिवर्तक होते हैं ना, ये क्या कहलाते हैं आपको बताना है दोस्तों। ये होता है कॉमन कलेक्टर, ऑप्शन सी, यानी कि अमीटर अनुवर्ती कहलाता है। 50 हर्ट्ज आपूर्ति से संबंधित अवधि कितनी हो जाएगी? तो 50 हर्ट्ज आपूर्ति से संबंधित अवधि कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो आपको पता है क्या, आपको हम बताए थे कि टी बराबर क्या होता है, 1/f होता है ना, होता है बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारे पास 1 दे रखी है, वैल्यू 50, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 दे रखी है, तो 1/50 कितना होता है, तो 0.02 सेकंड होता है ना। तो यहाँ से आप देखिएगा, तो इसको आप किसी मिली सेकंड में चेंज करना है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 20 मिली सेकंड हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि किसी बिंदु पर 20 वोल्ट विभव है, अनंत से इस बिंदु तक 0.5 कूलम का आवेश लाने के लिए किया गया कार्य कितना होगा? तो दोस्तों यहाँ पे किया गया कार्य कितना होगा आपको बताना है, ठीक है। तो किया गया कार्य दोस्तों क्या हो जाएगा, सी बी हो जाएगा। क्यू बराबर क्या होगा, सी बी, यानी 0.5 इंटू कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 पाँच दूनी 10 जूल यहाँ पे हो जाएगा। यदि किसी विद्युत बल्ब में धारा 8% बढ़ता है तो इसकी सामर्थ्य पावर में कितनी वृद्धि होगी? तो दोस्तों कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो ये 8% ही होगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। विद्युत बल रेखाएं खत्म होती है दोस्तों, कोई भी विद्युत बल रेखाएं होती है वो कहाँ पे खत्म होती है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, धनावेश से शुरू होकर के ऋणावेश पर कंप्लीट होती है विद्युत बल रेखाएं। कूलम्ब के नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है? तो दोस्तों कूलम्ब के अनुसार हम आपको बताए थे, कूलम्ब के बारे में फॉर्मूला बताए थे ना। तो एफ बराबर क्या होता है, के ई Q1 इंटू Q2 बटे कितना, आर स्क्वायर होता है। तो आप इसी फॉर्मूला, यही इसका मतलब कि दे रखा है विस्तार में। देखिए दोनों आवेश गुणनफल के समानुपाती होता है क्या, देखिए Q1 और Q2 समानुपाती होता है ना, एफ, ये सही दे रखा कथन। दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम, देखिए दूरी है ना वर्ग, आर दूरी हो गया यहाँ पे, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती हो गया ना एफ, तो ये भी सही दे रखा है। निर्वात की परम वैद्यशीलता एफ नॉट पर निर्भर करता है, ये भी सही दे रखा है। यानी आप देखिएगा तो सभी कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि एसी से डीसी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों प्रश्न बहुत ही आसान है, तो हम चाहते हैं इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। बाकी बहुत लोग कमेंट्स में इसका आंसर नहीं देते हैं, तो उम्मीद करते हैं इस बार भी आप लोग
क्या उम्मीद करेंगे? दीजिएगा और क्या कीजिएगा। आसान प्रश्न है तो उम्मीद करते हैं दे ही दीजिएगा, ठीक है? तो आपका स्कोर दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में कितना आ रहा है? बाकी दोस्तों हम बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं एग्ज़ाम को और आपको आपकी तैयारी भी अब पूरी तरह से हो चुकी होगी। बाकी दोस्तों 1-2 प्रैक्टिस और हम आपके लिए लाएँगे। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। अगर आप पसंद आए वीडियो को तो थोड़ा-सा शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आने वाले एग्ज़ाम में हम आपको इस तरह से प्रैक्टिसेस करवाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।